दोस्तों, उदयपुर शहर में कई ऐसी प्रतिभाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी कला और प्रतिभा के दम पर खूब लोकप्रियता हासिल की है और अपने शहर का नाम रोशन किया है। आज हम बात कर रहे हैं एक प्रसिद्ध कवि और लेखक कवि अजात शत्रु के बारे में, जिन्होंने एक कवि के रूप में अपना सफर इसी शहर से शुरू किया था और अब ये अपनी अद्भुत काव्य रचनाओं के लिए काफी मशहूर हो गए हैं। जी हाँ, अजात शत्रु देश विदेश के कवि सम्मेलनों में एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने 5 काव्य पुस्तकें लिखी जिनमें आधी कटोरी चांदनी शामिल है। दोस्तों, गोरा बादल राजस्थान और कविता जिंदाबाद जैसी इनकी कविताओं ने तो वैश्विक सराहना हासिल की है। इनकी कविता पढ़ने का अंदाज गजब का है दोस्तों। जब यह अपने काव्य पाठ में राजस्थान की माटी की महिमा का बखान करते हैं तो श्रोता भी रोमांचित हो उठते हैं। कविता की दुनिया में इनका प्रवेश करना संयोग नहीं है, बल्कि यह कला इन्हें अपने पिता और बड़े भाई बहनों से विरासत में मिली है, जिसे आज यह सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। आइए एक कवि के रूप में इनके विभिन्न अनुभवों के बारे में जानने के लिए अब हम सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी यह प्रेरक कहानी, इनकी अपनी जुबानी। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ, इस मिट्टी में जन्म लिया है गीत यहाँ के गाता हूँ। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। तो उदयपुर झीलों की नगरी मेरा शहर और नाम मेरा अजात शत्रु। हालांकि नाम मेरा अजात शत्रु है, कुछ लोग मुझे कहते हैं आपका नाम हजार शत्रु होना चाहिए था। इत्तेफाक ये रहा कि शत्रुता जो है, अजात शत्रु अपने आप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहते थे, ये एक पद की तरह, एक उपमा पद्मश्री की तरह। किंतु हुआ ऐसा कि अजात शत्रु वो होता है जो शत्रु को भी अपना मित्र बना ले। जैसे पानी है, पानी किसी का शत्रु नहीं, उसमें अमृत मिलाओगे तो भी मिल जाएगा, जहर मिलाओगे तो भी मिल जाएगा। तो हम तो दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। उदयपुर अपने आप में एक ऐसा शहर है जो कि देश दुनिया तक जिसकी अपनी एक पहचान है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उदयपुर शहर से हूँ, झीलों की नगरी उदयपुर से हूँ। मेरी यात्रा जो है बचपन से शुरू हो गई। कवि सम्मेलन की दुनिया में तो बाद में इत्तेफाक हुआ उससे, किंतु जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तभी एक परिवार का जो माहौल है, पिता गोवर्धन सिंह जी वो कविताएं लिखते थे, मेरे बड़े भाई कविताएं लिखते थे, मेरी बड़ी बहन कविताएं लिखती थी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस बुराई की जड़ काफ़ी गहरी थी, तो वो कहीं न कहीं मेरे भीतर आई और हम खेल खेल में कविताएं करते थे। स्कूल में ऐसा रहा कि बेदला में जिन महलों में, पुराने महलों में मैं पढ़ा करता था, वहाँ प्रतिवर्ष जो प्रतियोगिताएं होती थी, वार्षिक उत्सव होते थे, उसमें पढ़ना या 26 जनवरी 15 अगस्त पे पढ़ना। तो मुझे आज भी याद है अच्छे से कि मेरी जेबें जो हैं वो नोटों से भर जाती थी। उसमें मासूमियत के नंबर होते थे, लेकिन मैंने ये पहचान जरूर लिया कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो सब तक पहुंच रहा है। इसे आप कहते हैं सम्मोहन शक्ति। आप लोगों को कितना सम्मोहित कर सकते हैं, आप भीड़ को कितना अपनी ओर खींच सकते हैं, कौन सी बात कहाँ पे कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इस चीज़ को जब मैंने महसूस किया कि मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है, तो मुझे इस जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने आपको कुछ दे रखा है, उसका सही से उपयोग किया जाए। इत्तफाकन कुछ समय के बाद में मुझे माधव दरक जी मिले। माधव दरक जी के बाद मेरे अपने गुरु हैं माधव दरक जी, जो कवि सम्मेलन के उन दिनों के मेवाड़ क्षेत्र के बड़े कवि हुआ करते थे। आप जो नहीं जानते हैं, नई जनरेशन, न्यू जनरेशन जो नहीं जानती है, उनको बताना चाहूँगा। माधव दरक जी वो हैं जिनका एक गीत कहीं न कहीं आपने रिंगटोन में सुना होगा, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो महाराणा प्रताप कठे। तो मेवाड़ की आन बान शान की उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ ली, ले बेटा तेरी आवाज़ अच्छी तरह, तू चल मेरे साथ में। तो पहली बार मुझे कोल्हारी में एक कवि सम्मेलन मिला, उसमें मैंने कविता पाठ किया और इतने बड़े बड़े कवियों के बीच में सबसे ज़्यादा जमने वाला मैं था, जबकि बड़े कवि थे। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी कविता बड़ी है, वहाँ भी मुझे नंबर जो मिले
मैं बच्चा था, हाफ पैंट पहन रखी थी, शर्ट पहन रखा था, स्कूल से गया था, तो वो मेरे मासूमियत के नंबर ही थे। मेरे में कई सारी कमियां थी, किंतु वहां पे लोगों ने मुझे पसंद किया। तब मुझे लग गया कि मेरे जीवन का रास्ता यही है और मैं सही जगह पे आ गया। उस रात मैंने महसूस किया पहली बार। फिर नारायण सेवा संस्थान और कई सारे, लेकिन हाँ, उस पहले कवि सम्मेलन में मुझे 50-50 रुपए के 2 नोट मिले थे। उसमें से एक फटा हुआ था। वो नोट तो नहीं चल पाया, लेकिन अजातशत्रु चल गया। आप जीवन में कितनी ही कविताएं लिखते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर सरस्वती का कितना बड़ा वरदान है, या आपके डीएनए में वो चीज़ किस तरह से उतर रही है। सृजन की अपनी, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती है। तो मैंने खूब सारी कविताएं लिखी, लगभग मेरी 5 किताबें उनमें से। किंतु वाचिक परंपरा में मंच पे जो कविताएं मैं पढ़ता हूँ, उसमें से कुछ कविताएं हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई है और उन कविताओं से मुझे भी इश्क है। तो एक कविता जो है गोरा बादल राजस्थान, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो, जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो, जिस माटी का कण कण गाता जोहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो, स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो, हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, वीर सलुंबर राजस्थान, शोणित माटी राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान। इस कविता में एक पंक्ति जो मेरी प्रिय पंक्ति है, वो इस तरह से आ रही है कि भरतपुर के पास में एक गांव है अजान, जहां की गायत्री देवी ने कारगिल के मैदान में शहीद हुए पति की अर्थी को कंधा दिया था। आप याद करें, वो फोटो भी काफी वायरल हुआ था। तो ये शूरता वीरता पराक्रम की धरती, राजस्थान की धरती क्या कहना चाहती है? आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है, हाँ पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है, परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है। तो बोला कण कण राजस्थान, धन्य पोकरण राजस्थान, सबसे न्यारा राजस्थान, थारा मारा राजस्थान, नीलो घोड़ो राजस्थान, गढ़ चित्तोड़ो राजस्थान। तो ये कविता इतनी मशहूर हुई कि कवि जब लिखता है तो कल्पना नहीं करता है कि उसने जो लिखा है वो कितने कंठों तक पहुंचता है। कई बच्चे, नए नए बच्चे प्रतियोगिताओं में इसको गाने लगे, कई मिलियंस में इसके व्यूज आए और कई लोग आज भी इसको गाते हैं, कॉपी करते। कई बार मेरे पास में वीडियो आती, मुझे अच्छा लगता है कि चलो आपने कभी अनजाने ही क्षणों में, आप जब लिख रहे थे तो आपको मालूम नहीं था कि ये मूर्ति कितनी तराश के बाहर आएगी, लेकिन एक अच्छे कैरेट का हीरा आपको मिला। इसके साथ साथ ये सौभाग्य मेरा रहा कि एक कविता ऐसी थी जिसने दुनिया तक, क्योंकि कवि सम्मेलन की वाचिक पर हिंदी कविता ने क्या किया। कविता दर्द का ताजमहल है, जो सुनने वाले हैं वो समझे इस चीज को। कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है। कविता शिव का विश्वान है तो राम की शक्ति पूजा है। कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है। लेकिन कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ में उतरती है तब वो अजात शत्रु बन जाती है। आप याद कीजिए, इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा था कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो शायर का जवाब था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये वो देश है। तो हिंदी कविता ने आज़ादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता के समय भी काम किया और आज भी जहां जहां पे जो कमियां होती है, जो काम पत्रकार नहीं कर पाते, जो काम राजनेता नहीं कर पाते, वो काम कवि करते हैं, कविता करती है। इसलिए कविता की ताकत को कभी इनकार नहीं किया जा सकता। एक कविता जो मेरी मशहूर हुई, बस वो कविता मैं आपको इस एपिसोड में सुना रहा हूं। मेरी भी प्रिय कविताओं में वो है, लेकिन अगर आप जाएंगे
यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आप चले जाएंगे तो वहां पे आप लिखेंगे कविता जिंदाबाद, तो इसमें अजात शत्रु नीचे नाम आ जाता है। तो उस कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं, सुनिए। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। और कविता जिंदाबाद क्यों है? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है, सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती हैं। सरयू के तट की बात कर रहा हूं, और सरयू के तट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 22 जनवरी को इस देश को वो तोहफा मिलने जा रहा है जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी। शबरी के मीठे बेर भूल यदि जाओगे तो रघुराई वाली राजधानी भूल जाओगे, राम सेतु के पवित्र पत्थरों की आस्था को तैरती शिलाओं की निशानी भूल जाओगे, और लक्ष्मण रेखा मर्यादा नारी अस्मिता की घायल जटायु प्राणदानी भूल जाओगे, और तुलसी ने जिसके किनारे महाकाव्य रचा सरयू के पानी की कहानी भूल जाओगे। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती हैं, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती हैं, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती हैं, नहीं बनी शागिर्द किसी की सबकी है उस्ताद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद। और क्यों है जिंदाबाद? हमारे शायर हैं, उन्होंने कहीं लिखा मुनव्वर राना ने कि इस गली में एक भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है। कविता कहाँ रहती है? ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। माँ से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। बहुत रोते हैं पर आंचल हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। कहीं निरंजन मासूम कहते हैं कि किसी के हिस्से में निरंजन मासूम कहते हैं कि गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। निरंजन मासूम कहते हैं गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। अरे माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। कविता कहाँ रहती है? ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। और कविता की ये पंक्तियां मैंने इसलिए लिखी कि मुझे लगता है कि जब हम देश दुनिया की तरफ हर हिस्से की तरफ इशारा करते हैं, कुछ उंगलियां हमारी तरफ भी बढ़ के आती है। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। और इसकी आखिरी पंक्तियां कुछ यूं थी। मैंने इस कविता को दिल्ली के लाल किले से लगाकर देश दुनिया के कई हिस्सों में पढ़ा, लेकिन जब जब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं तो मुझे अपनी धरती अपना राजस्थान याद आता है, क्योंकि राजस्थानी अपने जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं, हम करके दिखाते हैं। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद,
कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। तो ये कविता लोगों तक पहुंची और मुझे लोगों ने हाथों हाथ इस कविता को और मुझे, हम दोनों को प्यार मिला। तो मैं ये समझता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है, किसी कवि की झोली में 2-4 कविताएं भी ऐसी आ जाए जो लोगों तक पहुंच जाए, जो उस युग की बात करे। और कवि के पास में युग दृष्टि होता है, कवि अतीत में भी देखता है, वर्तमान में भी देखता है और भविष्य में भी देखता है। इसलिए कवि के लिए कहा गया है वो युग दृष्टा होता है। मैंने अपने मम्मी पापा के साथ में जो राजस्थान विद्यापीठ में जॉब करते थे, पंडित जनार्दन राय नागर का बड़ा संस्थान है राजस्थान विद्यापीठ, आज उसके वाइस चांसलर उस संस्थान के एस.एस. सारंग देवोत जी हैं। वो मुझे आज भी बहुत प्यार करते हैं और मेरे माता पिता ने वहीं पे पूरा जीवन दिया। और तो उस समय उनके जो ट्रांसफ़र वगैरह हुआ करते थे, तो टीडी है, जहाँ जहाँ केंद्र थे उनके, वहाँ पे यायावर जिंदगी, जहाँ जहाँ मम्मी पापा, सेमारी है, बेदला है, कुराबड़ मेरा पैतृक गांव, कुराबड़ में भी उनका संस्थान। तो अलग अलग जगह जहाँ जहाँ उनका काम कार्यक्षेत्र हुआ करता था, वहाँ बचपन में तो हर घाट का पिया जल गागर बदल बदल कर, इस घाट क्यों न जाऊं, उस घाट क्यों न जाऊं, हर घाट का पिया जल गागर बदल बदल कर, इस द्वार क्यों न जाऊं, उस द्वार क्यों न जाऊं, दर पा गया तुम्हारा मैं दर बदल बदल कर। तो जो आप जितनी जगह जाएंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, उतना आपके पास में, क्योंकि जिंदगी में अनुभवों की पाठशाला से बढ़ के कुछ नहीं है। अनुभवों की पाठशाला ने सिखाया है बहुत, जो सिखाया है वो मेरे काम आया है बहुत, और धीरे धीरे वो कुशल नृत्यांगना बन ही गई, वक्त ने उस एक औरत को नचाया है बहुत। तो जिंदगी इसी तरह से मिलती रही, हम उसके पन्ने पलटते रहे, कुछ सीखते रहे, कुछ सिखाते रहे और यहाँ तक पहुंचे हैं। हिंदी कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा में लगभग मैंने हर रस में लिखा है। अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे, या मुझे थोड़ा सा कोई संभालेगा देखेगा वहां पे जाके, तो हर रस में लिखा है मैंने। वो हास्य भी है, वो श्रृंगार भी है। मेरे गुरुजी पंडित विश्वेश्वर शर्मा जो है वो कहते थे, आप उनके बारे में, दूसरे गुरुजी हमारे बड़े, वो तो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने वो गीत लिखा, घाट घाट घूमते मछेरे, रहनारी मीन जरा घेरे। उन्होंने मनोज कुमार की फिल्म में गीत लिखा, चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ मिलाएंगे साथ साथ। क्या बढ़िया गीत उनका लिखा है। गीत मुझे और याद आ रहा है कि तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पे, प्रार्थना में विद्यालयों में जो गाया जाता है। तो गुरुजी मुझे अक्सर कहा करते थे, देखो बेटा, कविता है वो हृदय के उन्मेष से पैदा होती है। आपके अंदर पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है और करुणा नहीं है, आपका मन स्त्री जैसा नहीं है, तो आप कविता नहीं कर। अगर कविता लिखना है तो आपके मन को स्त्री के जैसा होना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो है वो जीवन को बहुत नजदीक से महसूस करती है। पुरुष जो है वो आसमान है, स्त्री है वो धरती है। तो धरती बन के अगर दुनिया को देखोगे तो आप ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। तो मैंने कवि सम्मेलन के अलावा जो दूसरा पुस्तकीय कार्य किया, जो अमूमन कवि लोग कम किया करते हैं, मंच के कवि कम ही करते हैं, क्योंकि पढ़ते लिखते कम है, चुटकुले पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैंने कुछ कविताएं लिखी। उसमें एक मेरी किताब जो है वो काफी विश्व पुस्तक मेले में उसकी बिक्री जो है वो सर्वाधिक 10 बिकने वाली किताबें थी उन दिनों। उनमें से एक मेरी किताब थी आधी कटोरी चांदनी, उसमें नवगीत थे मेरे। उसके बाद दूसरी पुस्तक मेरी आई जिस नदी का समंदर नहीं, उसमें कुछ नवगीत थे और कुछ गजलें थी। इसके बाद तीसरी पुस्तक मेरी आई, वो थी मेरा प्रिय सब्जेक्ट आध्यात्म, थोड़ा गुरु महिमा। फिर एक पुस्तक मेरी आई नुक्कड़ नाटकों के ऊपर, चुनावी गोरख धंधा, जो लोकतंत्र में जो नेता लोग जिस तरह से जो छद्म रूप में आते हैं और लूटते हैं देश दुनिया को, तो उस पे तो चुनावी गोरख धंधा। अभी मेरी नई पुस्तक जो है वो आखर पुल आई है रिसेंटली, और आखर पुल के बाद में अब मेरी आने वाली है किताब चंदन वन गीत का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर 4-5 वर्षों में कुछ ऐसा भी करूं कि आप चले जाएं इस दुनिया से, उसके बाद में लोग अगर आपको याद करें तो कहीं ये भी देख लें कि आप क्या करके गए थे, यहाँ पे किस लिए आए थे और क्या करके गए। तो कम से कम थोड़ा ढंग का काम, कोशिश ये लगी है। और अभी भी मैं एक विद्यार्थी हूँ, अनुभवों की पाठशाला ने सिखाया है बहुत, जो सिखाया है वो मेरे काम आया है बहुत। अगर मुझे मेरे आदर्श के बारे में कोई पूछता है, आज भी कई जगह पत्रकार भी सवाल करते हैं, कई लोग पूछते हैं मेरा आदर्श कौन है, मेरा सबसे पहला आदर्श मेरी माँ है, जिनके संस्कार मुझे मिले, राजकुमारी राव माँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे दूसरे आदर्श मेरे पिताजी हैं, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो जब आप सोचने लगते हैं तो थोड़ी आंखें नम हो जाएगी, वो दुनिया में नहीं है, इसलिए हम भी थोड़ा सा उनको याद करते हैं। किंतु
अगर मैं आदर्शों की मेरे कवि सम्मेलन दुनिया की बात करूं तो गोपाल दास नीरज जी मेरे आदर्श हैं, बड़े गीतकार थे वो। मेरा सौभाग्य उनके साथ में कई मंचों में मैं साक्षी रहा, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, जिन्होंने क्या बढ़िया बात कही कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। दूसरे मेरे आदर्श की बात करूं तो हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, वो मेरे आदर्श हैं। चार लाइना सुना रहे हूं, ए जी क्या स्टार आदमी, बड़ी बड़ी आंखें उनकी, खुद हंसते नहीं है दुनिया को हंसाते हैं, जो खुद कभी नहीं हंसते लेकिन दुनिया को हंसाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम हंसते हैं तो ईश्वर की आराधना करते हैं, किंतु जब हम किसी को हंसाते हैं तो फिर ईश्वर हमारे लिए आराधना करता है। तो ये भी एक। तीसरे मेरे आदर्श हैं पद्मश्री अशोक चक्रधर जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। कविता में संस्कार, भाषा, शैली और एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कैसी होनी चाहिए, ये अगर सीखना है तो आप अशोक चक्रधर जी से सीखिए। बाकी कई लोग हैं, कई मित्र लोग हैं, सबका जिक्र हम नहीं कर सकते, लेकिन जो खास खास आदर्श जो मेरे दिल में बसे हैं ये वो नाम है। मैं गद्य बहुत पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो लोग गद्य नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कविता के लिए तो कम समय में बात है, जैसे आजकल रील्स का जमाना है, कम समय में सारा काम हो जाए, तो जो ट्रेंड है कि आपको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि आप उपन्यास पढ़ लें। आजकल के बच्चे तो पढ़ना जानते ही नहीं हैं, वो तो देखना जानते हैं, तो चीज़ें तो बदल गई है। तो मैं वहाँ से चीज़ें उठाता हूँ कि यार इतनी बड़ी बात को कम शब्दों में कैसे कही जाए। जैसे मैंने अभी कहा कि न राजा पे लिखूंगा न किसी रानी पे, एक कहानी लिखूंगा तेरी कहानी पे। तो बड़ी बात को दो शब्दों में कह दिया जाए वो कविता में होता है। तो मैंने ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, प्रसंग हैं, बातें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, कोटेशन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरा अपना एक कोटेशन है जो कई लोगों तक गया कि बात बहुत अच्छी, मैं महक जाता हूँ इसको कहते हुए अक्सर, कि मिठाई को प्रसाद बनने के लिए मंदिर तक जाना पड़ता है। वो जब तक दुकान में है तब तक मिठाई है, वो स्वीट है, लेकिन वो पूजी जाएगी। आप किसी भी ब्रांड की चॉकलेट, महंगी से महंगी चॉकलेट, आप उसको कभी सिर पे चढ़ा के नहीं खाते हैं, खोला खाया इसको, है ना, वो प्रसाद नहीं हो सकता है। लेकिन वो ये आप गणपति के, बोहरा गणेश जी के मंदिर में गए, वहां से आपको लड्डू मिला, आपने ऐसे चढ़ाए। तो मिठाई को प्रसाद बनने के लिए मंदिर तक जाना पड़ता है। मनुष्यता की यात्रा भी ऐसी है, ऊबड़ खाबड़ गलतियों के रास्ते से ये सब चलते हुए आपको जाना तो अंततः मंदिर तक ही है। यात्रा तो लंबी है, लेकिन यात्रा मजेदार कब हो जाती है। मैं लक्ष्यराज सिंह अवार्ड होता तो मुझे पता लग संघर्ष क्या, संघर्ष तो उन्होंने भी किया। वो अक्सर मेरे साथ जब बैठते हैं तो कहते हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में था, मैं तब वहाँ मैंने भी, हर व्यक्ति संघर्ष करता है। उन्होंने वहाँ बर्तन साफ किए, सफाई की, वो अक्सर मुझे, हर व्यक्ति के अपने संघर्ष हैं। किंतु मेरी संघर्ष की यात्रा ऐसी है कि मेरे पास में एक एटलस साइकिल हुआ करती थी और आज मैं फॉर्च्यूनर मेंटेन करता हूँ। तो एटलस साइकिल से फॉर्च्यूनर तक अचानक मैं ऐसे नहीं ऐसे ही आ गया, उड़ के आ गया। उसके लिए मैंने कई कंकड़ीले रस्तों पे, कांटे भरे कंटक वन से गुजरा हूँ मैं। तो कंटक वन से गुजर करके यहाँ तक आया हूँ कि जर्रे से उठ के आफताब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। तो हमने चूंकि कांटों को सहा है, इसलिए आज गुलाब की तरह महक रहे हैं। और मैं ये संदेश भी है इसमें कि आप कुछ भी काम करें, लेकिन आप महकते तभी हैं जब पसीने की बूंदें आपके माथों से गिरती है, तो वो जो नगीने, वो हीरे मोती है ना, वो आपको बहुत कुछ दे के जाते हैं। तो संघर्ष की यात्रा लंबी यात्रा रही है, किंतु उस लंबी यात्रा ने, उसमें सरकारी जॉब से लेकर के कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे है कि जब आपकी फ़्लाइट छूट गई, आप दुबई से आ रहे थे वापसी में, तो वो भी एक संघर्ष है कि फ़्लाइट छूटी, अब नया टिकट करवाना है। कई बार आप थके हारे ट्रेन तक पहुँचे और ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म से छूट गई, अचानक लेट पहुंचे। कई बार ट्रैफिक, तो आपने बस से यात्रा की है, टैक्सी से यात्रा की है आपने। तो ऐसी कई जो जितना सफर करता है वो उतना सीखता है। तो सफर के साथ संघर्ष, और मैं तो ये कहता हूं कि संघर्ष मिलता रहे नए नए रूपों में। मारता है वक्त चोटें, सिर उठाता हूं और अपना दर्द सारा भूल जाता हूं। सिर उठाना दंभ का सूचक नहीं भाई, ये इशारा है पटेगी बीच की खाई। आदमी को आदमी के पास लाता हूं और अपना दर्द सारा भूल जाता हूं। तो दर्द मिलता है तभी व्यक्ति अंदर से महकता है, क्योंकि मुस्कान जो है वो हमेशा चेहरे पे नीचे होती है, होठों की मुस्कान। आंसू ये ऊपर होते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ये ऊपर का ऊंचा घराना और नीचा घराना, इसका मामला है। तो ऊंचे घराना है वो दर्द है। तो दर्द ने जिसको समझ लिया है उसने जिंदगी को समझ लिया है। जो दुनिया जिस दिशा में जा रही है वहां पे आप
ऐसा कि इधर बीज डालो और इधर पौधा तैयार होना चाहिए। जबकि बीज को जमीन में पकने के लिए वक्त चाहिए। माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। लेकिन आजकल आप रात को ट्रेंडिंग पे आ गए, आपने एक रील बना दी, आपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दी, कुछ उल्टा पुल्टा काम कर लिया और आपको रातों रात प्रसिद्धि चाहिए, त्वरित जो भी है वो तुरंत चाहिए, आज का आज चाहिए, आज की रात सोऊंगा कल सवेरे स्टार बन के उतर। तो ये जो जल्दबाजी है ना, जो तवा जितना जल्दी गर्म होता है, विज्ञान का नियम है, जो तवा जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना जल्दी ठंडा हो जाता है। तो कुल मिला के मेरा नई पीढ़ी से कई प्रतिभाशाली बच्चे आ रहे हैं, कई टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वो तपे हुए नहीं हैं। ये जो मुझे मिलते हैं सोशल मीडिया के कवि, कई बार आयोजक कहता है सर इनको बुला लीजिए, इतनी रील हैं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, लेकिन वो मुझसे इत्तेफाक, लेकिन वो भीड़ में जब मिलते हैं मुझे तो वहाँ पे वो ऐसे हो जाते हैं, पब्लिक के सामने पसीने पसीने हो जाते हैं, क्योंकि वो भीड़ से खेले हुए नहीं है। देखो दो चीज होती है, एक है सर्कस का शेर, सर्कस में मिलता है आपको, एक है जंगल का शेर। तो जंगल का शेर शिकार करना जानता है, तो हम हजारों की भीड़ से खेलना इसलिए जानते हैं कि हम तो पैदा ही जंगल में हुए। हम जब थे तब तो ये यूट्यूब, ये जो दूसरी सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया की, वो थी ही नहीं। अब जब ये चीजें इतनी अच्छी सी हो गई है तो इन साधनों का इस्तेमाल, मोबाइल भी बहुत अच्छी चीज है, मोबाइल से बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन इस मोबाइल ने कितना कुछ आपसे ले लिया है, आप समझ सकते हैं इसको। थोड़ा कभी व्रत रखिए, आप उपवास रखिए, सप्ताह में एक दिन उपवास रखिए कि दिन भर किताब पढ़ूंगा, मोबाइल के हाथ नहीं लगाऊंगा बस, है ना। साइलेंट मत कीजिए, कोई जरूरी फोन हो उठा लीजिए, लेकिन उसको देखिए मत आप। तो कभी कभी कुछ संकल्प जरूरी है जीवन में, तपना जरूरी है। आप जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। ज्यादा पढ़िए, कम लिखिए और उससे भी कम बोलिए। तो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है, लिखना कम है और बोलना उससे भी कम है। अब हो इसका उल्टा रहा है, आप ज्यादा बोल रहे हैं, कम लिख रहे हैं और सबसे ज्यादा आप वो पढ़ते ही नहीं आप। तो इन नए बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए जो नए नए फूल बगिया में खिल रहे हैं, हमारी दुआएं हैं कि वो खूब आगे बढ़ें, लेकिन उनको मेहनत करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज की वो अपने बड़े कवियों की रेस्पेक्ट करना सीखें कि जो सीनियर्स हैं उनका रेस्पेक्ट कैसे किया जाता है। आपके अंदर स्टारडम जो आ गया है, कुछ मिलियंस आपके फॉलोअर्स हो गए हैं तो वो सब ठीक है, ये दुकानें तो बस इतना याद रखिएगा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर लिखने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। साहिर लुधियानवी के इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मेरी कहानी के प्लेटफॉर्म पे मेरी कहानी सुनी, इसके लिए। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आज हमने जाना उदयपुर के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक कवि अजातशत्रु के विभिन्न अनुभवों के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।